आपको दिया गया है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर भाई हमारा खंड होता है, उसका एरिया दिया गया है। इसे ए अगर कह दें तो वो हमारा दिया है 66/7। यहाँ मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे, सेंटीमीटर में दिया गया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और इसका जो एंगल दिया है, एंगल थीटा दिया है, वो दिया है 120। तो अगर मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो इस तरीके से होता है हमारा एक सर्किल। ये सेंटर इसका हो गया, और 120 जो एंगल दिया है वो हमें यहाँ पे दिया होगा 120। ये यहाँ पर सेंटर है आपका। इसके द्वारा कितना ये एरिया कवर किया गया है, वो यही एरिया दिया गया है आपको। हम इसकी रेडियस अगर r मान लें तो हमें इसका व्यास पता करना है। एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, खंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो होता है हमारा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया कितना गया है जी, यहाँ पर 66/7। जी थीटा कितना है 120 अपान में 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू क्या होती 22/7 r स्क्वायर। ये हमें पता नहीं है। r की वैल्यू हम निकाल लेंगे, r मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये तो बात आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 22 बन जा 22, और 22 3 जा, यहाँ पे 3 टाइम चला जाएगा इसका, ठीक है। 7 बन जा 7 खत्म हो जाएंगे। नीचे नीचे चीज़ कट जाती है, ऊपर ऊपर कट जाती है। अगर एक ही साइड में हो तो ऊपर नीचे कट जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 यानी 12 3 जा 36। ये इधर 3 बचा, ये इधर 3 बचा। ये 3 इधर जाएगा तो अपान में इधर इंटू करेगा जा करके, तो 3 × 3, और यहाँ पे r स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा इधर, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, यानी कि आप बता सकते हो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अगर r 3 है तो भैया 2r कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दी तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो 2r होता है यही तो हमारा डायामीटर होता है, तो हम लिख सकते हैं डायामीटर हमारा क्या होगा 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा था 11 नंबर का। अब बताइए क्या बात समझ में नहीं आई है इसमें। बस ये फार्मूला लगाएंगे, काट पीट देंगे, बस ये 9 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल करेंगे 3 आ जाएगा, बात तो वही है, ठीक है। 9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 3 होता है, तो वो हमने लिख दिया। और 3 को 2 गुना किया तो उसका व्यास बन गया 6, ठीक। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। स्क्वायर, तो स्क्वायर का हम डायगोनल को डबल कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। डायगोनल मतलब उसके विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। जब भी हम लोग विकर्ण को 2 गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाता है। ध्यान देना, एक्चुअली होता क्या, विकर्ण के 2 गुना होने से उसकी भुजा 2 गुनी हो जाती है, और भुजा 2 गुनी हुई तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि जो क्षेत्रफल है ना भुजा पे डिपेंड करता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा 2 गुनी, भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डायगोनल 2 गुना करोगे तो भुजा अपने आप 2 गुनी हो जाएगी, भुजा 2 गुनी होगी तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। लिखना हो तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि हमारा जो विकर्ण होता है जिसे डायगोनल बोलते हैं वो क्या होता है, भुजा √2 होता है, भुजा √2। तो इसे 2 गुना करोगे, 2 से गुणा करोगे तो ये भुजा 2 गुनी हो जाएगी। और एरिया क्या होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा 2 गुनी हो गई, क्षेत्रफल अपने आप 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि कोई हमारी वस्तु है, उसको अगर हम 75 बेचते हैं, कोई भी है, आदमी है, कोई पर्सन है, 75 रुपये में उसको बेचता है, तो उस पर जो उसे लाभ होता है, उसे जो प्रतिशत लाभ होता है वो उसके क्रयमूल्य के बराबर होता है। उसे जो प्रतिशत लाभ होता है उसके क्रयमूल्य के बराबर होता है। 75 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ है वो क्रयमूल्य के बराबर होता है। कहने मतलब ये है कि अगर वो
₹20 में खरीदी गई तो उसे 20% का लाभ होगा। ₹40 में खरीदी गई तो उसे 40% का लाभ होगा। प्रतिशत लाभ जो है वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है अगर वो ₹75 में बेची जाती है। अगर हम कहेंगे वो ₹100 में खरीदी जाती है तो उस पर लाभ होगा वो X% हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बात सही है। तो मान ले रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा CP है, CP क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, वो X है। जी हमने ऐसा माना है, से कह दो भाई, मान लिया हमने, कहा है। ठीक है, देन तब हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट P, वो क्या हो जाएगा X%। क्योंकि अगर क्रय मूल्य जितना है उतने उसे लाभ होता है, उतने % उसे लाभ होता है। अब हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट हमारा होता है, यहाँ पर आप लिख दोगे SP माइनस CP, लाभ होता है ना, और अपान में CP खरीदा गया मूल्य इंटू 100। ठीक है भैया, SP बेचा गया मूल्य, CP खरीदा गया मूल्य, अपान में CP यानी कि खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं। अरे ये तो सब चीज़ जानते हैं हम लोग। प्रॉफिट क्या है यहाँ पर X%, X%। और जी भी चीज़ कैसे बनेगी, परसेंटेज में। तो ये परसेंटेज हटा देंगे यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, अगली लाइन में SP की जगह क्या डालो, खरीदा गया मूल्य क्या, सॉरी बेचा गया, ₹75 में बेची जाती है। SP कितना है आपका, ₹75, 75 है। ठीक है, तो 75 माइनस CP, खरीदा गया मूल्य X माना है, यहाँ पर CP कितना X है, इंटू 100। ये परसेंटेज है ना दोनों साइड में, तो ये हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें हम लोग, इस X को इधर ले आए, परसेंटेज से परसेंटेज ये हट जाएगा, ये वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा X², और जी 100 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, जी X इधर आएगा, इंटू करेगा तो X² हो गया। 100 से इसमें 75, 100 माइनस का 100X, सब चीज़ को इधर ले आओ, तो जी X² माइनस ये है तो इधर आकर के प्लस 100X, और ये माइनस 75, 100 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। सब चीज़ को हम इधर ले आए, जो माइनस था वो प्लस कर दिया, जो प्लस है वो माइनस कर दिया। ऐसी दो संख्या गुणा करने पर कितना मिल जाए आपको, 7500 मिल जाए, लेकिन घटाने पर 100 मिले। ऐसी दो संख्या ढूंढो कि जिनकी गुणा आपस में कर दें तो 7500, और उन्हीं बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें तो कितना बचना चाहिए, 100 बचना चाहिए, 100। ये साइन चेक करते हैं। ऐसी दो संख्या गुणा करने पर 7500, माइनस करने पर 100 मिल जाए। तो कौन कौन सी हो गई, एक हो गई हमारी 150 और एक 50 हो गई। गुणा करोगे ना 15×75, ठीक है, 7500 मिल जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो 100 भी मिल जाएगा। 100 मिलना चाहिए, जानता होगा हर कोई बच्चा जो फैक्टर कर लेता है। तो ये मिडिल वाला टर्म तोड़ा जाता है। इसे हमने कैसे तोड़ दिया, सॉरी, इसको तोड़ा है 150x और माइनस का 50x, ठीक है, और माइनस का 75, 100 इक्वल टू 0। जी बीच वाला पद दो में टूट जाता है, ध्यान देना जी। x वाले दो पद बन जाते हैं, यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो हो गए। तो जिसके आगे माइनस लगा होता है वही नंबर कैसी आती, प्लस की आ जाती है, और जो प्लस की नंबर हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी वो 50 निकलेगी, क्योंकि जो माइनस लगा हुआ है इसके आगे, तो जिसके आगे माइनस लगा होगा, ध्यान देना, आप सॉल्व कर लेना पूरा, तब भी बात वही निकलेगी। तो यही चीज़ कैसी आएगी, प्लस की आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है, एक आएगी प्लस की 50 और एक आएगी माइनस की 150। तो माइनस की 150 वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो माइनस की आ गई, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50। यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है, 50 रुपये है। कितना है, 50 रुपये है। बिल्कुल समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मानो कि दो वृत्त आपके हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जी। ओ ओडेस इनके केंद्र मान लें, इसकी त्रिज्या हमने R मान ली या R1 मान ली, और इसकी त्रिज्या हमने सेंटर यहाँ R2। तो इनके केंद्र क्या हो गए, ओ ओडेस। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R1 प्लस R2। तो जब वृत्त बाहर से स्पर्श करते रहे होते हैं तो उनके केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। जब वृत्त हमारे बाहर से स्पर्श कर रहे होते हैं तो उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, R1 प्लस R2, यानी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर। अब ध्यान देना कि अगर हम लोग
इन वृत्तों को थोड़ा सा अंदर करें तो केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। केंद्रों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। उस समय क्या होगा, इस तरीके से जी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट कर जाएंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेदित करने लगेंगे। इस कंडीशन में इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। किससे, ये कम हो जाएगी R1 प्लस R2 से। R1 प्लस R2 से कम हो जाएगी। केंद्रों के बीच की दूरी कैसी हो जाएगी, R1 प्लस R2 से कम हो जाएगी, तो प्रतिच्छेदित करेंगे। यहाँ पर भी वही बात कही गई थी कि जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो कैसी है, कम है R1 प्लस R2 से। एक मिनट, क्वेश्चन को मैं दोबारा देख लेता हूँ, इसको क्या है। ठीक, यही क्वेश्चन है। तो अब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल से कैसी हो गई, कम हो गई। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या जोड़ोगे तो ये दूरी कैसी आएगी, कम आ जाएगी। ठीक है, त्रिज्या इधर को नाप लो, चाहे इसकी इधर नाप लो, इसकी इधर नाप लो। ये R1 है और ये R2 है। अब R1 प्लस R2 निकालोगे तो हमेशा आप इनके केंद्र के बीच की दूरी से ज़्यादा आ जाएगी। बात समझ गए होंगे। तो केंद्रों के बीच की दूरी अगर कम हो जाए त्रिज्याओं के योगफल से तो समझ जाओ कि वो प्रतिच्छेदित कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी दोनों व्रत हैं। ऑप्शन आपका प्रतिच्छेदी दिया होगा, वही आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके बाद अब यहाँ पर है 4, फिर यहाँ पर 20। अब सही है सीरीज। अब देखें हम लोग ध्यान से, तो 1 के बाद यहाँ देखो 5 2 जा 10, एक डिजिट यहाँ पर छुटा हुआ है, एक को छोड़ के एक, फिर यहाँ पे आ जाओ 5 3 जा, फिर एक छोड़ के एक, 20। तो 5 का टेबल चल रहा है, 5 का पहाड़ा चल रहा है। फिर इधर क्या चल रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से यहाँ पे 3 होगा, 3 से 4 हुआ। ठीक है, तो खाली जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। बिल्कुल आसान है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 है। इसमें कह रहे हैं कि अगर A और B हमारे यहाँ 2 धन पूर्णांक हैं और इनको दोनों को हम 6 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 6 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल आपका रिमाइंडर जो बचता है वो 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचता है, 4 बचता है। 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 बचता है। ठीक है, ये शेषफल बचते हैं। अगर इन दोनों को क्रम से हम 6 से डिवाइड करते हैं तो अब हमसे पूछ लिया कि यदि हम इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें और फिर जोड़ दें, फिर इनको 6 से डिवाइड करें तो क्या शेषफल बचेगा। उस कंडीशन में जो शेषफल हमारा आएगा, रिमाइंडर जो आएगा शेषफल, वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो भाई साहब यहाँ पर ए बी की जगह पर आप जी 4 5 रख लो। 4 का वर्ग करोगे आप और 5 का वर्ग करोगे, अपान में 6 कर देना। ये क्या हो जाएगा, 16 + 25 हो जाएगा और अपान में क्या 6 हो जाएगा। शेषफल हमें बताना पड़ेगा। तो हम ये कितना हो रहा है, आई थिंक 41 हो रहा है, 41 हो रहा है। ऐसे में जो हमारा शेषफल आने वाला है वो क्या आएगा, 5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो शेषफल बच रहे थे उन्हीं का वर्ग करो और 6 से डिवाइड कर दो, शेषफल आपका आ जाएगा। ठीक है जी, हमें बताना था जी, हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमारी ज़रूरत थी। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, जो शेषफल बचे थे उन्हीं का वर्ग करके जोड़ दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो ये आप देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितना। ये फिर से एक हमारा वर्ग के ऊपर आ गया है। वर्ग यानी स्क्वायर की अगर हम भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, ये आई थिंक 17 होगा। क्या होगा, 17। तो वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की है तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि आएगी, एरिया में जो वृद्धि आएगी, एरिया में जो वृद्धि आएगी वो कैसे निकालोगे, 10 + 10 + 10 × 10 बटे में 100।
ये ख़त्म, एक 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 न एक आ जाएगा, यानी कि टोटल 21% की वृद्धि आ जाएगी क्षेत्रफल में। ऐसे ही आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि वृद्धि या कमी के लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा था, वो x + y + x/100, ये वृद्धि के लिए है सिर्फ, ठीक है। जब दोनों बार कोई चीज़ बढ़ रही हो तो यही हमारा किस में लग जाता है, इसमें लग जाता है, वर्ग के लिए लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करें, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपका 18 है कि एक कोई है जिसका नाम मैंने नहीं लिखा हुआ है, उसकी 5 साल पहले और 9 साल बाद उम्र का जो गुणनखंड है वो कितना है, 15 है। कितना है, 15। कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है जिसकी 5 साल पहले उम्र और 9 साल बाद की उम्र का गुणनखंड जो दिया गया है वो 15 दिया गया है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, वर्तमान उम्र क्या होगी। बहुत आसान है, उसकी वर्तमान एज हम x मान के चल ले रहे हैं और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट एज उसकी मानी है, वो क्या माननी है, x। ये हमने मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो भैया 5 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी, वो हो जाएगी 5 साल पहले, डायरेक्ट लिखो आप x - 5। आज अगर x है तो 5 साल पहले क्या होगी, 5 घटा देंगे कितनी, और आज अगर x है तो 9 साल आगे कितनी होगी, x + 9। सीधी सी बात, अभी अगर x है तो आगे जाओगे 9 साल और तो 9 बढ़ जाएगी ना, जोड़ देंगे, बढ़ने का मतलब जोड़ देंगे। इन दोनों का गुणनखंड ये क्वेश्चन कह रहा है, वो दिया है 15, ठीक है, 15। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से पहले x की मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो x की इंटू तो x² + 9 में करेंगे तो 9x हो जाएगा। x की पूरे में हो गई, -5 की कर देंगे इसमें, तो माइनस का 5x और -5 की 9 में करेंगे तो 5 × 9 = 45, 45 बराबर में 15। ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, 9 में से 5x निकल जाएगा तो x² और जी कितना बचेगा, 4x बचेगा, और ये 45 15 इधर आएगा जी, 45 माइनस का 15 भी माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना माइनस का 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा बराबर में 0। अब फिर हमें इसके गुणनखंड करना बहुत आसान है, ऐसी दो संख्या गुणा करो 60 मिल जाए, और घटा दो ऐसी दो संख्या इनकी गुणा करो तो 60 मिले, और बड़ी में से छोटी घटा दो, 4 बच जाए, 4 बच जाए। यहाँ पे देखो कितना 4 है, x का कोफिशिएंट, x का गुणनखंड कितना 4 है, तो 10 और 6 दो संख्याएं हैं हमारी, 60 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें 4 भी मिल जाएगा, ये बीच वाला पद तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ते हैं बीच वाला पद, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10x माइनस का 6x हो जाएगा, यहाँ पर 6x, ये बीच वाला पद टूट गया, इनकी गुणा करने पर 60 मिल रहा है, बस यही चेक कर लिया करो, और माइनस करने पे 4 मिल जाएगा बिल्कुल। तो जी ऐसे तोड़ा जाता है बीच वाला पद। अब हम लोग इन दो में, हमने या पहले चलो पूरा काम नहीं करेंगे, हमने कहा कि ये दो x के पद 2 आएंगे तोड़ने के बाद, तो जिस वाले के आगे माइनस लगा हो वही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि माइनस जिसके आगे लगा वही आगे चल करके x की प्लस की वैल्यू आ जाती है। तो x की वैल्यू प्लस की यहाँ पे क्या आएगी, 6 आएगी, और x की वैल्यू एक और आएगी वो -10 आएगी, तो -10 हमारे काम की है नहीं, तो x = यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि उसकी जो वर्तमान प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी, वो 6 वर्ष आ जाएगी, 6 ईयर आ जाएगी, ठीक है, 10 साल उसकी एज आ जाएगी, ठीक है, सॉरी 6 साल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। बताइए कुछ है, जिसको गुणनखंड नहीं आते हो वो कमेंट कर देगा, फैक्टर करना, गुणनखंड करना नहीं आता हो तो हम उसको सिखा देंगे स्पेशल अलग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 करने वाले हैं, जिसमें क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन तो सभी लगभग आसान ही दिए थे, 0.0032 और इसकी पावर दी है 0.6, हमें इसकी वैल्यू बताना है। भाई साहब पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, 32, 1 2 3 4 5, 5 के बाद इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है,
ये 0.6 है। कोई मुझे बताएगा इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। बोलो पॉइंट हटाओगे, एक अंक के बाद पॉइंट हटा रहे हो तो नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। हम लोग सीख चुके हैं भाई ये सब बातें। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2⁵, और इसको लिख सकते हैं 10⁻10⁵। तो पूरे की पावर हमने 5 लिख दिया इस वाली चीज़ को। और इसके आगे और पावर लगी थी, पावरों की क्या होती है, गुणा होती है। जब भी ब्रैकेट लगा हो तो ये वाली पावर जो है गुणा में लिख दी जाएगी। बात समझ में आ रही है जी। इसकी पावर 5 बन गई, इसको ऐसे लिख दिया, और ये पावर पहले से थी, दोनों पावरों की इंटू होगी। अब जी 5 से इसे काट देंगे 2, तो 2 से फिर इसको काट देंगे 3, यानी कि 2/10 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 10 की घात 3 का मतलब 1 2 3 1000 होता है, 1000 होता है। अभी पॉइंट काटोगे, जीरो काटोगे तो पॉइंट लगाओगे, 1 2 3 जीरो काटे, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। और हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको मैं इरेज करता हूँ। तो जी अगला क्वेश्चन हमको दिया है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, तीनों का योगफल इतना दिया गया है क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, हमें वो बताना है। तो देख रहे हैं भाई साहब, इनको जोड़ेंगे 9 और 7 16 में 8 मिलाओगे 24, 24 हुए। 24 का 4 लिख दिया, 2 कैरी हुए, 2 हासिल हुए, 2 हासिल यहाँ पे जोड़ लो तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया। लेकिन लाना हमें यहाँ पर क्या है, 1। यहाँ पे 1 कब आ सकता है, या तो 11 हो तो 11 का 1 लिख लेंगे, या फिर 21 हो तो 21 का 1 लिख लेंगे, या फिर 31 हो, या फिर ऐसे करके कुछ और हो, 41 वगैरह। तो यहाँ पर 1 तभी आ सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 1 आया वो 21 की वजह से आया, 11 की वजह से आया। कैसे पता लगेगा, अगर आगे हमारे हासिल 2 गए होंगे तो 21 आया होगा। अगर हासिल मतलब कैरी, अगर कैरी आगे 1 गया होगा तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे 11 आया है। अगर कैरी आगे 3 गया तो इसका मतलब यहाँ पर 31 आया है। तो पहले हम चेक करें कि आगे हासिल कितना गया, कैरी कितना गया है। तो 8 और 3 क्या है, 5 और 3 8 और 2 10 हो गया। और यहाँ पे है कितना, 11। तो इसका मतलब है कि 1 हासिल आ रहा है, 10 जोड़ने पर रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर 11, 1 हासिल। तो 1 हासिल इधर से आया होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन सबको जोड़ने पर 11 होना चाहिए। तो ये 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि 2 हासिल हमने जोड़ दिया, इसलिए 4 है। 11 करने के लिए और कितना चाहिए, 7 और चाहिए, 7 और चाहिए। तो x की वैल्यू भाई 7 ही हो जाएगी। अब कहोगे सर y, फिर तो y को हम 0 ले लें, यहाँ पर y को क्या ले लें, 0। y जब 0 होगी तभी तो x ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। अगर y को हमने 1 कर दिया तो x 6 हो जाएगा, फिर y को 2 कर दिया तो x 5 हो जाएगा, y बढ़ाओगे तो x घटेगा। तो इसलिए हम y को बिल्कुल क्या मान लें, 0 मान लें, ठीक है। तो x हमारा 7 और ये 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई साहब बोलो कैसा रहा, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। 21 में बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिया गया, जिसमें कहा कि 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या वो हमें बतानी है। भाई साहब देखो 0/-5 जी 0 ही है, और 0 से बड़ी कोई संख्या हमें बतानी है। तो प्लस की संख्या हो हमेशा वो 0 से बड़ी ही होगी। तो ये एक ऑप्शन में हमें दिया है हमारे 3/-8। भाई साहब जी माइनस माइनस देखने को बस है, ये संख्या क्या है, 3/8। तो प्लस की हो गई कि नहीं, इसलिए ये 0 से बड़ी हो गई, और यही हमारा आंसर हो गया। बोलो कैसा क्वेश्चन था, बताओ। सेकेंडों को क्वेश्चन है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 22 है। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का इंटू दिया है, और उनका अंतर दिया गया है। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम लासा मासा का गुणनफल 336 है, 336 है, और उन संख्याओं में अंतर डिफरेंस कितने का है, 10 का। मतलब एक संख्या अगर x ले लें तो दूसरी x+10 होगी, x+10 होगी, ठीक है। 10 का अंतर है। एक अगर हमने x मानी तो दूसरी क्या होगी, x+10 होगी, क्योंकि उनमें 10 का अंतर है। या x - 10 कर लो, तब भी 10 का अंतर आना चाहिए बस।
तो मान लें वो संख्या हम लोग इसको हटा दूं, तो हमने माना कि वो नंबर हमारी है लेट नंबर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। पहले तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो, हमको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और इधर क्या होता है एलसीएम इज टू एचसीएफ, ठीक है, लासा गुणे मासा होता है। पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या x प्लस 10 है, और इधर लासा और मासा का दोनों का इकट्ठा गुणन दिया है 336 दिया है, ठीक है। तो हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। x से इंटू कर दो, x की x में x स्क्वायर हो जाएगा, x की 10 में करेंगे तो 10x हो जाएगा, और ये चीज़ इधर ले आओ भाई साहब 336 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं बहुत आसानी से। 336 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणन ये 10x है भाई साहब, यहाँ पर 10x माइनस 336। तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करें तो 336 मिल जाए, 336 मिल जाए, और माइनस करें तो 10 मिल जाए। बड़ी यार कहानी जटिल है, लेकिन फिर भी हमें पता लग गया। संख्या हमारे पास 14 और 24 है, जिनकी गुणा करें तो बिल्कुल यही मिलेगा। 14 में से 24 में से 14 माइनस करोगे 10 भी मिल जाएगा। तो संख्या हमको मिल चुकी है। अभी ये देखना है एक्स की वैल्यू भी यही आएंगी, लेकिन कौन सी प्लस आएगी कौन सी माइनस आएगी इस बात का हमें पता लगाना है अभी। तो एक्स स्क्वायर, इस बीच वाले पद को हमने कई बार बताया तोड़ना पड़ता है हमको, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 24 और 14 में 24x माइनस का 14x, 10x बच जाएगा। गुणा करेंगे इंटू करेंगे तो फिर यही मिलना चाहिए, और यही मिलेगा। आप करके देख लो, माइनस का 336 से बराबर में 0। हमने कहा जो भी यहाँ पे x के दो पद आएंगे, जिस x के पद के आगे माइनस लगा हो वही x की वैल्यू प्लस की आएगी, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा, और x की वैल्यू माइनस की 24 आएगी, तो माइनस की 24 हम छोड़ देंगे, प्लस का 14 लेंगे। तो एक संख्या अगर हमारी 14 है भाई साहब, एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 और जोड़ दो 24 हो जाएगी। तो 14 और 24 दो संख्याएं हैं, इन्हीं को हमें पता करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। 64 प्लस 4 की पावर 65, ये किस संख्या से विभाज्य है। ये पूरा जो सिस्टम हमारा आएगा ये किससे विभाज्य है ये सब। तो यार ऐसे तो हमें बताना मुश्किल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से सॉल्व किया तो हमने कॉमन ले लिया 6 की पावर 61, तो सॉरी 4 की पावर 61, 4 टू पावर 61 ये कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे 4 की पावर 61 बाहर निकल गई तो 4 की पावर 1 बच जाएगी। यहाँ पर 4 की पावर 61 बाहर निकल गई तो 4 की पावर 2 बची होगी। यहाँ पर 4 की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। यहाँ पर 4 की पावर कितनी बचेगी भैया, 4 की पावर 4 बच जाएगी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो ये ठीक, ये 1 प्लस 5 कर लें इसको तो हमने कर लिया भाई साहब। क्या कर दिया, ये दोनों मिलकर के 5 हो गए, और ये कितना हो गया 16 हो गया, और ये कितना हो गया 64 हो गया, और ये कितना हो गया 256। इन सबको ऐड कर लेंगे हम लोग, सबको ऐड करेंगे 4 की पावर 61, तो ये आ जाता है 341, ठीक है। 341 को अगर हम तोड़ दें तो ये आ जाता है 11 इंटू 31। तो ये ऑप्शन में 11 दिया होगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 11, और आंसर में अगर 31 है तो 31 आंसर हो जाएगा। वैसे तो 31 है नहीं, शायद मैंने ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पर, तो 11 ऑप्शन दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।